आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं गुनाहों का देवता भाग 4 लाई हूँ। इससे पहले 3 भाग मैं आपको सुना चुकी हूँ। पिछले भाग में सुधा के घर सुधा की बुआ अपनी बेटी बिंती को लेकर आई हैं। चंदर लखनऊ से कॉन्फ्रेंस कर लौट आया है। बिंती का ब्याह होने वाला है। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी क्या होता है। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा तुमने, बुआ बिंती को मार डालेंगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिंती ने पूजा का पंच पात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिंती पर उतार रही हैं। इतने में फिर उनकी आवाज आई, पैदा करते बखत बहुत अच्छा लग रहा, पालत बखत टें बोल गए। मर गए रहियो तो अपन संतानों अपने साथ ले जाते हो। हमारे मूड पर ई हत्या काहे डाल गए हो। ऐसी कुलिच्छनी है कि पैदा होते ही बाप को खाए गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस बिंती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावा है कि असुआ ढरकाए रही हो? ई सब चोचला अपने ओ को दिखाओ जाई के। 2 महीना और हैं, अब वहीं से उधियानी ना जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिंती चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अब ये चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुम में? बिंती सिसकते हुए अंदर चली गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई और सुधा के कमरे में फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम सब ये करें या अपना काम करें? अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगी पापा, बिंती को मत कभी भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर से कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसों। चंदर तुम अपना काम यहाँ करो। यहाँ ज़्यादा शोर हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना पर उसने चली गई। बिंती रो रो कर और तकिए पर सिर पटक पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी, दबी जबान में जाने क्या बकती जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन नहीं गई। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सेहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ काफ़ी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर वे फौरन चुप हो गई और चंदन की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींच कर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर हैं हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा भैया बैठो। तू तो एक दिन और आए रही हो, बीए में पढ़ा था सुधा के संगे? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भाई तो को देख के। हाँ तो सकुल, वे अपने भाई से बोली। फिर यही ठीक हुई, बिंती का ब्याह टाल दे। अगर ये लड़का ठीक हो जाए तो सुधा का विवाह आषाढ़ भर में निपटाए दे। अब अच्छा नहीं लगत, ठूंठ ऐसी बिटिया सुनी मांग लिए छररावा करत है एहर ओहर। बुआ बोली, हाँ तो ये ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफ़ी है, वरना हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ एतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे तो घर वालन से का करे क्या हो तो को? लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है। न सास का डर न ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाए दी थी, मिलवाए ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो अब बिंती के बारे में क्या कहत हो? अगहन तक टाल दिया जाए? डॉक्टर शुक्ला बुआ ने पूछा डॉक्टर शुक्ला से। हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम इन पर जूता पीटियूं बड़क्कू से कह दियो आए के कल हमारी छाती पर मूंग दलत हैं। बुआ ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित देखते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार सुनता में ही खोया हुआ सा था।
जब डॉक्टर साहब शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा चंदर, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने की दुनिया से लौटा है। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा। तुम मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे तुमने अपनी थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदन ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस ले तो चंदन ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं न महाराज जी, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंदन चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के ही बारे में तो सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश करी पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदन ने पूछा। आज शायद साबिर के यहाँ गई है। उनकी लड़की के साथ पढ़ती है ना, वहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ उसका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी। उसके सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है, डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलक पड़ते थे। कहाँ तय हो रही सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जन्म पत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देखाऊंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वर में बोले। चंदर चुप रहा। विनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिनको डांट रही थी ये उस दिन? हाँ वही, उसके ससुर आए हुए हैं। उनसे कहना कि अब शादी अगहन पूछ के लिए टाल दें, पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। जाओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उनके अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन अभागा पलंग उनके उदर के लिए ही काफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वाराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे क्योंकि पेट तक चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला बगल की कुर्सी में बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे लेटे ही कहा, हो सब आपकी कृपा है। खूब छक्के मिष्ठान पाया। अब जरा शरबत उर्बत कुछ मिले तो। कुछ पेट में जलन है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओर में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी, बाप रे, 2.5 मन की लहास, कम से कम मशक भर के शरबत तो उलीच ली हैं। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास शरबत ले आई। दुबे जी कांख कर उठे और एक सांस में शरबत गले के नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा। नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, अब बस कुछ न खावें। आप बहुत सत्कार किए, हम यही से छक गए। आपको देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो। और फिर आप तो लड़की के मामा हो और शादी ब्याह में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान जैसा जोड़ मिलाइन है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दुइन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं 3 कॉलेज के प्रोफेसर और वह हमार सार लड़का के मामा जौन है तो 3 डाकघर के मुंशी हैं। आपकी कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह न रख कर जाड़े में रखा जाए तो कुछ अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक
हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ती धोता का कपड़ा और 11-12 रुपए नजराना जाएगा। और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ससुर और जेठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी। और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोचना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ते में लटकाया और अपने गठरी में हाथ उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा दो, अब हम चली अब, और ई रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुंडा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ हम भी चलें। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला नोट बुआ जी को देते हुए कहा, ये लो दे गए तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट दे तो बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गई कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया अब कपड़ा सब लेने को तैयार। और देंत का दाई पेंट पे पिराता है जूता पिटऊ का। अरे राम चाही तो जमदूत ई लहास की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन को खिलाई हैं। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अब वहीं तक बिनती का पता है नहीं, और ऊ तुर्कन मलेच्छन के हियाँ कुछ खा पी लिहिस तो फिर हमरे हियाँ गुजारा नहीं आ होका। बड़ी आजाद हुई गई है सुधा की सहपाई के। आवे देव आज हम भद्रा उतारी नहीं। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से 1 गिलास पानी मांगा। बुआ ने 1 गिलास पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के, कुछ खाए का दें? नहीं बुआ जी। बुआ जी बैठकर हंसिया में कटहल छीनने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हैं तो आखिर बिनती से इतनी कटु क्यों हैं? इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई दी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतारकर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हटोहर, पहले नहाओ जाए के, कुछ खाए तो न रहे हो, इतनी देर कहाँ घूमती रहो? हम खूब अच्छी तरह जानी थी तू हमार नाक कटाइन के रहबो, पर तुतियन के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए वो सुधा के कमरे में चली गई। चंदर छल भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेली बिनती खाट पर पड़ी औंधे मुंह तकिया में मुंह छुपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिनी के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से कितने असीम दुलार वैभव और स्नेह में पली है और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली है, वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के स्नेहमयी है अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा, ससुराल कैसे है यह तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उससे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर, बिनती उठो। उसने बिनती के पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती जो अभी तक निश्चेत पड़ी हुई थी सुधा के ममता भरे स्पर्श में फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा होगा। 14 दिन बाद आए और आते ही रुलाने लगे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए? घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बता देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इस बेचारी पर भी रोब झाड़ने लगे तुम। इससे कहीं कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिनती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा। सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ न ऐसे निवाह न वैसे निवाह, ये सब हम कुछ नहीं जानते। क्यों रो रही है यह? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था। चंदर बोला, अरे तो उसके लिए क्या रोना, इतना समझाएं है कि तुझे उनकी तो आदत है हंसकर टाल दिया कर। चल उठ, हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिनती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली, अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा। नहीं, उठो उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो, अभी मैं इसे हंसाती हूँ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिनती को बढ़ाते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींचा, बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय समझाने को उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे तो ये सोच रही कहीं वो भी मोटे हों। सुधा ने फिर उसकी गर्दन
गुदगुदाकर कहा। बिंती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो ये हंस पड़ी, अब रोगी। अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिंती पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला झाड़ते हुए बोली, छी दीदी वो बैठे हैं कि नहीं, और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? जा रही हूँ नहाने। बिंती ने पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदन छू लिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। चंदर, वो गेसू का छोटा भाई है ना हसरत, मैंने उसे छी लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला मेरा मुंह जूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मज़े के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिंती और फूल ने उन्हें बहुत छेड़ा। वो बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है, और बिंती और फूल का खूब जोड़ मिला है, दोनों खूब गाती हैं। बिंती भी गाती है? चंदर ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था, देखो। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुमसे गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज, बताओ जल्दी बताओ। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंदर बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ 3 गायें खरीद ली हैं। चंदर बोला। नहीं मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत खराब हुई तो हमारा इम्तिहान है, पड़े पड़े मक्खी मारोगे और हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था हमारा, कुछ कठिनाइयाँ थी सो पिछले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी थी, अब दोहराना है। लेकिन बिंती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा अब चले हम? अरे बैठो, फिर कई दिन बाद आओगे? आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिंती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदर उसकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वो तो। बिंती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दे? करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखना तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया, अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की, तब उसे कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था, लगा जैसे एक असहनीय दर्द था या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और सुधा चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सुनापन। क्या जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस्म की पीड़ा की मूक आवाज, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और एक चंदर था कि एकटक देखता जा रहा था, एकटक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा। ये चंदर अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, यह चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट है, न दुलार है, न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं है, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसा डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंदर है जो इस तरह उसे देख रहा है। यह कोई अपरिचित है, कोई अजनबी है, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को चंदर चंदर तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज़ मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांसें बैठने लगी थी। चंदर! और जब उससे कुछ बस न चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज़ में अभी भी वह मालूमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम यहीं बैठो। उसने उसकी हथेली पर अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा। सुधा! क्यों चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज़ दी, लेकिन लगता था वह आवाज़ चंदर की नहीं थी, न जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिंती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से, सुधा ने आवाज़ दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ।
मैं तो यूं तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है जरूर से, सुधा बोली। बिंती पानी लेकर आ गई थी। लो पियो पानी। नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिंती जरा पेन बाम ले आओ, सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिंती पेन बाम ले आई थी। बिंती तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है, कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिंती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे। चलती है अभी काट के गाड़ देंगे यहीं, मुटकी कहीं की खा खा कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिंती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदन ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिंती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दे। बिंती पेन बाम देकर चली गई तो चंदन बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी। हाँ बिंती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही बद्दू मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग। पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिंती से इतना चिढ़ती हैं। वह तो चाहती हैं किसी तरह से बोझ तले सिर से। लेकिन चंदर ये बिंती बड़ी खुश है, यह तो चाहती है कि किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा यह खुद ब्याह करना चाहती है। चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह, बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी अब बीए कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को, तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा तो बेकार टालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा तो बड़े ताज्जुब से बोले, अगहन में? सुधी तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है। पहले तुम्हारा ब्याह होगा, चंदर हंसकर बोला। वह पूर्णतया शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के कुछ और भी न था। मेरा ब्याह, मेरा ब्याह, आंखें फाड़कर मुंह फैलाकर हाथ नचाकर कौतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ। पापा करने ही नहीं देंगे, हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब तुम किस पर आकर रंग जमाओगे मेरा ब्याह? सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा। ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाएं तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा, इस कामरेड को एक चिट्ठी तो लिख दें। चंदर बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय पर बात करने से चलने में उसे पता नहीं कैसा लगता था। कौन कामरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। वह तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उसी झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ हाँ बताया था। उसे जरूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है? चंदर जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आएं। लिख दिया? हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वह। यह मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझ रहे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। धात हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है, चंदर बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही न चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे खत्म हैं और सिनेमा देखना है जरा, चंदर ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ जरूर देंगे, तुम्हें मतलब ही कहीं के, सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना, तो तुम और लड़कियों में से थोड़े ही हो, तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा कितना लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ हाँ, आज जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाएं, तब सेकेंड सो जाएं। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे? समझ गए, तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, ये सब चलता है, चंदन हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ, चंदन ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंदन खाता रहा सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूरी लाती रही। जब चंदन पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन में बैठा था
और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बर्टी के चेहरे का पीलापन भी कुछ कम था। वह देखने में इतना भयंकर मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन अभी वैसा ही था। और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका यही हाल था कि एक कलर अंदर और एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे, और शाम के वक्त तो तुम इतने अच्छे लगते हो जैसे वह जगमगाता सितारा देखकर कीट्स ने अपनी आखिरी सोनेट लिखी थी। पम्मी ने गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन होल में लगा दिया। चंदन ने बड़े भय से बटी को देखा कि कहीं गुलाब तोड़े जाने पर वह फिर चंदन की गर्दन पर सवार न हो जाए, लेकिन बटी कुछ बोला नहीं। बटी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चले, और चंदन और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में चले गए। चंदन ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बटी नाराज न हो जाए, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ कहता नहीं। पता नहीं क्यों गुलाबों से अब उसकी तबीयत भीतर हट गई है। अब वह उतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदन ने ताज्जुब भरे स्वर से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में आता है कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह धीरे धीरे हट गया है, और इधर वह विश्वास करने लगा है कि सचमुच वह सार्जेंट को प्यार करती थी, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यह हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन न छूटेगा। चंदन ने कहा, नहीं, यह बात हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरे और बट्टी के विचारों में मतभेद है तो उसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके गुलाब चुराकर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वह बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो बट्टी अब शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़ कर फेंक दिए। मुझसे बोला, अब तो कोई भी फूल नहीं चुराता, अब भी वह फूलों में नहीं मिलती। वह जरूर सार्जेंट के घर जाती है, वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाबों के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है, क्या मैं सार्जेंट से कम सुंदर हूँ? और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताजुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, पम्मी बोली। मैंने तो हमदर्दी की, फूल चुराने बंद कर दी, और उसका नतीजा यह हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें ही नहीं की हैं, और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की है कि बातें करूंगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत मत समझना। जिंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं, और किताबें जो इधर पढ़ने लगी हूँ उन्होंने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपना मन का बोझ हल्का कर लूँ, और तुम्हें बैठकर सुननी होगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब शुरू कर दी तुमने? चंदन ने ताज्जुब में पूछा। अभी उस दिन से डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई थी। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूँ कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए। पम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूँ पम्मी कि आज सिनेमा देखने जाऊँ। कार है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी हैं। चाहो तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से मैं कहीं गई नहीं हूँ। सिनेमा, हौजी, बाल, डांस सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर, लेकिन चलो देखें। अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोली। बर्टी को ले चलोगे? हाँ हाँ, तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी, चंदर ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जॉर्जेट का हल्का सा भूरा गाउन पहन कर आई। इस रंग में जैसे वह निखर गई। चंदर ने उसकी ओर देखा तो वह लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी। चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बर्टी लॉन पर घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने था। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बर्टी ने सिर हिलाकर जोर से कहा। सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूलकर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है? मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा वह सार्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोट दूंगा।
अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला और इतनी जोर से दबा दी कि अपना गला की आंखें लाल हो गई और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह सार्जेंट को प्यार करती है, वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी तो सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा, तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस्टर कपूर, मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है मैं नफरत करता हूँ और वह मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं पागल हूँ। ओफ। वह सिर थाम कर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो यहाँ से, उसका दिमाग और खराब होगा, आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार ड्राइव नहीं की, लाओ आज ड्राइव करो। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रिजेंट के सामने जा पहुंची। चित्र था सलामी वेयर शी डांस्ड, सलामी जहां वह नाची थी। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर, सलामी की कहानी मालूम है क्या? ना, क्या यह कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। नहीं, यह बाइबिल की एक कहानी है। असल में एक राजा था हेराद, उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी के साथ अपनी शादी कर ली थी। उसकी भतीजी थी सलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हेराद उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हेराद ने सलामी से कहा कि यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हेराद वचनबद्ध था, उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति न आए, उसने सलामी को भी मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता है। लेकिन क्या नैतिकता कि इस पाश्चात्य देशों को अपनी भतीजी पर ही है। हेराद मुक्त हो गया, उसने कहा पम्मी से। लेकिन हेराद अपनी भतीजी पर ही मुक्त हो गया तो क्या हुआ? यह तो सेक्स, मिस्टर कपूर, सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, यह भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है, तुम रूप की आग के संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 1-2 साल बाद तुम भी जानोगी कि यह कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त नाता, रिश्ता, मर्यादा, अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुक्त हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा, चंदर बोला। हाँ, ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। यह तो सेक्स है, आदमी को कहाँ ले जाता है अंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम तो अभी बच्चों की तरह भोले हो, और ईश्वर न करे तुम कभी इस प्याले का शरबत भी चखो। मैं भी तुम्हारी इसी पवित्रता को प्यार करती हूँ। पम्मी ने चंदर की ओर देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ, जिससे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे। ऊब गई थी, एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की, तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता था, निश्चलता थी। तुम मुझे काफी अच्छे लगने लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंदर को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंद्र के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्ति और पवित्रता की दी हुई है, सुधा की ही ना। उसी ने तो सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपना हाथ कपूर की गोद में रख दिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ कि अगर यह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी और औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बंधने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों की विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज़ समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ। लेकिन हर लड़की ऐसी थोड़ी ही है, चंदर बोला। तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं। हर एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सिहरन, एक गुदगुदी पसंद करती हैं, बस उसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए। लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं, लड़के ज़्यादा। चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ चित्र भ्रमात्मक था। वह बाइबिल की सलामी की कहानी थी नहीं थी।
वह एक अमेरिकी नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी ऊब गई। अब जब डाकू पकड़कर सलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया। पम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र से तबीयत उब गई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर, अब की बार तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। नहीं नहीं, तुम ही ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चलें? पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ चाहो, कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थी। पम्मी का कॉलर फहराने लगा और उड़कर चंदर के गालों पर थपकियां लगाने लगा। चंदर दूर खिसक गया। पम्मी ने चंदर की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन और खोल दिया और चंदर को पास खींच लिया। चंदर चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ चंदन का हाथ पकड़े रही, जैसे वह चंदर को दूर नहीं जाने देगी। चंदर के बदन में एक हल्की सी सिहरन नाच रही थी। क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी, या शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर की बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंदर का ध्यान टूटा तो उसने देखा कार मैकफर्सन लेक के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतरकर झील और चारों तरफ उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा। रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मैकफर्सन झील काफी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली और दोनों नीचे उतरकर मचान पर जा बैठे। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास के ही नीवा गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी, जो शहनाई का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों पर हिलता डुलता हुआ आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। इधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुप्पे से सुनो, ये सितारे क्या बातें कर रहे हैं। पम्मी सितारों की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी एक बांध से टिक कर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसमें से रूप की चांदनी फटी पड़ती थी। पम्मी आंखें बंद किए बैठी थी। चंदर ने उसकी ओर देखा और फिर जाने क्यों उससे देखा नहीं गया। वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कॉलर के बीच से सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। सहसा पम्मी ने आंखें खोल दी और चंदर का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों में एक दूरी रखे, सेक्स न आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नज़दीक हैं, करोड़ों बरस से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। तभी तो संग निभ जाता है। सहसा उसकी आवाज़ में जाने क्या छलक आया कि चंदर जैसे मदहोश हो गया। बोली, वह बस ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेमास्पद को निकटतम लाकर छोड़ दे, उसको बांधे न। कुछ ऐसा हो कि होठों को पास खींचकर छोड़ दे। और पम्मी ने चंदर का माथा होठों तक लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंदर की पलकों पर बरस गई। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींचकर फिर हटा दे। और चंदर को पम्मी ने अपनी बाहों में घेर कर अपने वक्ष तक खींचकर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंदर के रोम रोम में सुलग उठी। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में आया कि वह अभी यहाँ से चला जाए। जाने कैसा लग रहा था उसे। सहसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं और कपूर तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी दूरी, जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ वह तुम में है और हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंदर चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे उबने लगा। जैसे वह एक बेहक शिशु घबराकर अपने नीड के लिए तड़प उठता है, वैसे ही वह इस वक्त तड़प उठा सुधा के पास जाने के लिए। क्यों, पता नहीं क्यों। यहाँ कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे। पम्मी उठी, वह भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए। रात भर चंदर को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफ़ी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज़्यादा नहीं ओढ़ा जाता था और चंदर ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रात को अक्सर एक अजीब सी कंपकपी उसे झकझोर जाती थी और वह कसकर चादर लपेट लेता था। फिर जब उसकी तबीयत घुटने लगती तो वह उठ बैठता था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती।
बार बार झपकी आई और लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में अजब सी आवाजें आती हैं और नागी बनकर उसकी सांसों से लिपट जाती हैं। वह परेशान हो उठता है। इतने में फिर कहीं से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है और उसे सचेत और सजग कर जाती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जा रही हैं। उसने गेसु को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सपने में गेसु को पहचान लिया। लेकिन गेसु तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुए थी। फिर देखा बिनती रो रही है और इतना बिलख बिलख कर रो रही है कि तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है। चंदर समझ नहीं पाता था कि वह क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता उसका। किसी तरह हिम्मत करके वह समझ पहुंचा। देखा, अरे यह तो सुधा है। सुधा लुटी हुई सी मालूम पड़ती है। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथों में जाने कैसे सुकुमार जंजीरें कसी हुई है। उसके मुंह पर किसी की सांसों का भार है। वह निश्चेत है। उसका मन अकुला रहा है। वह चौंकर जाग गया तो देखा पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया था, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में टहलते टहलते ही वह फिर लेट गया। लगा जैसे आसमान सामने की खुली खिड़की से सैकड़ों तारे टूट टूट कर भयानक तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर हो जाते हैं। एक मर्मांतक पीड़ा उसकी नसों में खोल उठी और लगा जैसे उसके अंग अंग में चिताएं धधक रही हैं। जैसे तैसे रात कटी और सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पढ़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात को चली गई थी, क्योंकि बिनती बैठी तरकारी काटे खुश नजर आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी, बोली कुछ नहीं, लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग अंग को अपनी निगाहों में के स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास बैठ गया। कल रात को तुम कार लेकर वापस आए तो चुप्पे से चले गए। सुधा बोली, कहो कल कौन सा खेल देखा? कल बहुत बड़ा खेल देखा। बहुत बड़ा खेल सुधी। चंदर व्याकुलता से बोला, अरे जाने कैसा मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं आई। और उसके बाद चंदर सब बता गया। जैसे वह सिनेमा गया, उसने पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर को पास खींच लिया, कैसे वे लोग मैकफर्सन झील गए और वहाँ पम्मी पागल हो गई, फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी और फिर रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए कोहनी टेकी बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए चंदर? उसने तो अच्छी ही बात कही थी। अच्छा तो यह अच्छा ही है कि ये सब जिसे तुम सेक्स कहते हो यह संबंधों में ना आए, उसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो कि सेक्स आए? कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई। तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहते कि सेक्स आए, वह भी नहीं चाहती कि सेक्स आए, तो झगड़ा क्या है? क्यों तुम उदास क्यों हो इतने? सुधा बोली बड़े अचरज से। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा। ठीक तो है, उसने बता दिया तुम्हें कि इतना अंतर होना चाहिए। समझ गए? तुम लालची आदमी चाहते होगे कि यह भी अंतर न रहे, इसलिए तुम उदास हो गए। छी। होठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा बोली, तुम तो मजाक करने लगी। चंदर बोला। सुधा सिर्फ चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंदर के सामने लगी हुई तस्वीर की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसे उजले मासूम नन्हे पर अपने हाथ में ले लिए और भर्राई हुई आवाज में बोला, सुधा तुम कभी हम पर विश्वास न हार बैठना। सुधा ने किताब बंद कर रख दी, उठकर बैठ गई। उसने चंदर के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, पागल कहीं के, हमें कहते हो अभी सुधा में बचपन है और तुम में क्या है? वाह रे छुई मुई की फूल, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा गए। तुमसे अच्छी तो लड़कियां होती हैं। सुधा ने उसके दोनों हाथ झकझोरते हुए कहा। नहीं सुधी, तुम नहीं समझती। मेरी जिंदगी में एक ही विश्वास की चट्टान है, वो हो तुम। मैं जानता हूँ कि कितने ही जल प्रलय हों, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूँगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों से खेल भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गलियों में डूब जाऊँगा, यह मैं कभी सोच भी नहीं पाता। चंदर ने बड़े कातर स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वह चंदर के चेहरे की ओर देखती रही, फिर चंदर के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करते हुए बोली, चंदर, और मैं किसके विश्वास पर चल रही हूँ बोलो? लेकिन क्या? मैंने कभी नहीं कहा कि चंदर अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूँ? मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है, मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना क्यों डगमगा गया? बुरी बात है ना? चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा, लाओ, यहाँ छुआ था पम्मी ने तुम्हें? और उसका हाथ होठों तक ले गई। चंदर काँप गया। आज सुधा को यह क्या हो गया है? लेकिन होठों तक हाथ ले जाकर झाड़ने फूकने वालों की तरह सुधा ने फूंक कर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पम्मी का स्पर्श का जहर उतर गया। अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए। छू मंतर।
चंदर हंस पड़ा। उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू था। बिनती चाय ले आई, 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी लाओ। बिनती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, ये पगली जाने क्यों तुमसे झेपती है? झेपती कहाँ हूँ? बिनती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी और तुमसे ज़्यादा समझदार, और उसी तरह का व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए ना? जी हाँ गुरुवानी जी, अच्छी तरह से। चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बिनती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जरीदारी पेशावरी सैंडल भीग गई। बिनती ने झुककर एक अंगूठे से उसे पूछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ हाँ छुओ मत, कहीं इनकी सैंडल भी बाद में आके रोने न लगे। सुन बिनती, एक लड़की ने कहीं ने छू लिया तो आप आज उदास से, तुम अब भी सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतवाली में रपट न कर दे। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे शरद का नीलाभ आकाश। अब पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने सराहत भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊंगा। ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत करना है। चंदर ने कहा, अब मैं नीडर हूँ। कहो बिनती, तुम्हारे ससुर का कोई खत आया? बिनती झेप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो, फिर 1 महीने तक मुझसे कोई मतलब नहीं, हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे, हाथ पटक कर सुधा बोली। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि क्या हो रहा है। बिसरियरों सुधा और बिनती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिनती दोनों का ही इम्तहान खत्म हो गया। पम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई, लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। बिनती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर नहीं चिढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या कहती है, चंदर को कोई होश नहीं रहता। बस उसका पेन और उसके कागज स्टडी रूम की मेज है और चंदर है। आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साइबान में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। ह्यूगो का अधपढ़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ और अंधा पड़ा है। आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले, उस पर कलम से कुछ गोदागादी कर रही है। सुधा, एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2-3 महीने में माँ बदौलत डॉक्टर बन जाएंगी। सुधा अपने कार्य में व्यस्त। चंदर ने क्या कहा यह सुनकर भी गुम। चंदर ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटक दी। हाय रे, हमें अच्छा नहीं लगता चंदर। सुधा बिगड़ कर बोली, तुम्हारे काम में बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हैं, और हमारा काम थोड़े ही महत्वपूर्ण है। कहकर सुधा ने फिर पेन गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप? जरा देखें तो। चंदर ने किताब खींच ली। टाजिंग की इकोनॉमिक्स की जगह एक किताब के पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह जरा चूक जाए तो आप यह कह नहीं सकते कि यह 84 लाख योनियों में से किसी योनि का जीव है। लेकिन सुधा कह रही थी कि यह बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि यह बिल्ली ही है। चंदर ने सुधा की बाँह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठा ये पोथा, चल के पापा के पैर छुआएं। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइलें उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, ए चंदर, तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे? और क्या? आहा कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर घूंसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंदर कपूर, हमें बिना लिखे थीसिस डिग्री दे दी। लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर दोनों पापा के पास गए। वे भी लिखकर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सिर चढ़ी हो गई है, जरा दबा कर रखा करो, तुमसे छोटी है कि नहीं? अच्छा पापा,
अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर ने थीसिस खत्म की है? जरूर जरूर बेटी। डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवा कर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई। पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपये पौंड ऊन, 1 पौंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 साल, बाकी बच्ची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस एक बिनती का स्वेटर, एक हमारा शॉल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी से शॉल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है, चंदर बोला। अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज का इंतजाम करें ना। अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टर नहीं आएगी, सुधा बोली। खैर बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलवाओ कि अकेले अकेले खा लोगी? वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों, इम्तिहान तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा बुलाओ बिसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दें? अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहे बात कर लो। थीसिस न लिखने में तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ बिनती को बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुके? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लो, मिठाई खाई जाए, चंदर ने कहा। अच्छा कहकर बिनती मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचीन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की? मुझे मालूम है, बिनती मुस्कुराती हुई बोली। उनके यहाँ से आज आए होंगे, पम्मी के यहाँ, फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेप गया। बिनती चली गई विसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ यह बात तो है, बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत है, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु, हमसे भी ज़्यादा गेसु से पटने लगी हैं इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती रही जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती हैं यह, तुम एक बार कह रही थी, चंदर ने पूछा। जी नहीं, असल में बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें यह जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती थी? ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना, चंदर बोला। चलो तुम्हारे नारी पुराण, सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय, कवि बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा और सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं साथ ही, चंदर ने पूछा। सुधा और बिनती दोनों हंस दी। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी। जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन बिनती को महादेवी की यह कविता पढ़ाते, विरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिनती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझ में बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे कि मैं दूसरे लड़की कॉपी देखने उठा तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आँख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही है ही, तुम इतने भावुक न हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा ही छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ, मेरे लिए इन सब वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज़्यादा सबल उस कविता की करुणा भावना थी, और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हरिहर टंडन, अब वह बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। मेरा एक सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है।
और एक तुम्हारा सपाटी तो हमने सुना कि असेंबली का स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिनती भी हंस पड़ी। खैर मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिनती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिनती का कंठ फूट निकला, अपने गुरु को बना रही है, चंदर बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा तो बिनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिनती एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर देखी। चंदर बोला, देखे बिनती हमारी है या सुधा की? बिनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुंह में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रख कर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा के आधा रसगुल्ला बिनती को दे दिया और बिनती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलकर इनका दिमाग ठीक करेंगे, सुधा ने प्यार से बिनती को थपथपाते हुए कहा। अब हम तस्तरियां धोकर रख दें? और तस्तरियां उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिनती पानी लेकर आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं, आप जरा देखो, तब हमें बनाते रहते हैं कि आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में। चंदर ने पल भर बिनती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेप जाती हो तो हाँ, ऐसे ही। बिनती ने फिर झेप कर मुंह छिपा लिया और लाल से समूचा इंद्रवधु बन गई। बिनती देखते सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंख उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले। झेपती थी तो मुंह पर सांझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूल के कटोरे जैसे दो छोटे छोटे गड्ढे। और बिनती के अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और उंगलियां अपने आंचल के छोर में उमेड़ने लगती थी। इस वक्त चंदन की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा, सुधा जरा बिनती की आंख देखो इस वक्त। अभी आई बगल के कमरे में तस्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप। बिनती बोली, हाँ बनाओगी ना आज से हमें, हमारा दिमाग ठीक करोगी ना? बहुत बोल रही थी, अब बताओ क्या बताएं? अभी तक हमसे बोलते नहीं थे तभी ना, अब अपनी ससुराल में बोलना। टुड़िया ऐसी वैसी तुम्हारे बोल पर रिझेंगे लोग। चंदर फिर छेड़ा, छी राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते जिनकी अभी शादी होने जा रही है? अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो उनकी उन लोगों को पसंद कर ली। अच्छा एक बात कहे मानिएगा? बिनती बड़े आग्रह और दीनता से बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। बिनती आज सहसा कितना बोलने लगी है। बिनती बोली नीचे जमीन की ओर देखते हुई, आप हमसे ब्याह के बारे मजाक ना किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। गुनाहों का देवता भाग 4 कहानी को यहीं रोकते हैं। इसके अगले भाग के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।